नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है। कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। इस कथन में कौन सा परिप्रेक्ष्य है या परिप्रेक्ष्य इंगित करता है? ये कोटेशन है कि भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। ये कौन से परिप्रेक्ष्य का मानना है? विकल्प में है संरचनात्मक, प्रकारात्मक, विचारात्मक अध्ययन, सभ्यतावादी, उपाश्रित अध्ययन। तो ऐसा विचार जो है, सभ्यतावादी विचारकों का मानना है कि परिवर्तन भारतीय समाज में बहुत धीमी गति से आता है और कभी कभी शताब्दियों लग जाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य की बात करें तो एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा इसके समर्थक माने जाते हैं। यदि हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचारधारा की बात करें तो इसमें कई भारतीय विद्वान हैं, जैसे एस.सी. दुबे हैं, श्रीनिवास मजूमदार आते हैं इसके अंतर्गत, आंद्रे बित्ते भी आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये चार विद्वान हैं, दुबे, श्रीनिवास मजूमदार और आंद्रे बित्ते। यह संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। और एक परिप्रेक्ष्य है जिसे हम भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं या वाग्मय परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत भी कई विद्वान आते हैं, जैसे हमारे इमाइल दुर्खिम साहब हैं, लुई डूमा, इरावती कर्वे भी इसके अंतर्गत आती हैं, ए.के. सरन और के.एम. कपाड़िया। यह भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। एक परिप्रेक्ष्य और है भारतीय समाज के अध्ययन के संदर्भ में, जिसे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आएंगे डी कौशाम्बी, डी.पी. मुखर्जी और सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो ए.आर. देसाई भी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। और ए.आर. देसाई को यांत्रिक मार्क्सवादी या ठेठ मार्क्सवादी भी कहा जाता है, तो यह भी प्रश्न पूछता है। और उपाश्रित उपागम या परिप्रेक्ष्य, इसी को दलितवादी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हमारे भारतीय विद्वानों में आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और डेविड हार्डीमैन इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी विकल्पी क्वेश्चन में पूछता है या फिर मिलान करने वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस परिप्रेक्ष्य हैं। तो आप लोग अगर यदि एक बार में न समझ में आया हो तो आप वीडियो को रोक करके लिखते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया? श्वेत वसन अपराध का अध्ययन इंग्लैंड में किसने किया था? तो विकल्प में है सदरलैंड, डब्ल्यू.जी. कार्सन, लेमर्ट और डेविड मार्टजा। तो आप लोगों को बता दें कि सदरलैंड ने भी श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किया है और कार्सन ने अध्ययन किया हुआ है। सदरलैंड जो है अमेरिका के समाज का अध्ययन करते हैं, अमेरिकी समाज में मांस व्यापारियों का अध्ययन करते हैं और श्वेत वसन अपराध के बारे में चर्चा करते हैं। जबकि इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध की बात करें तो डब्ल्यू.जी. कार्सन जो हैं, यह राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। डब्ल्यू.जी. कार्सन के बारे में बात करें तो इनकी एक पुस्तक है गवर्नेंस एंड रेगुलेशन इन सोशल लाइफ। उसके अलावा ये इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध के संदर्भ में इनका एक लेख है, उसी में यह उन्होंने इंग्लैंड के श्वेत वसन अपराधों का अध्ययन करके उस लेख लिखे हुए हैं। ये जर्नल में प्रकाशित हुआ था। वो जर्नल ये लेख का नाम है वाइट कॉलर क्राइम एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फैक्ट्री लेजिस्लेशन, जो है ये उनके लेख का नाम है। तो इसी में इसका उल्लेख किया हुआ। तो इंग्लैंड में अगर श्वेत वसन अपराध की बात करें तो कार्सन है, अगर इंग्लैंड में मांस व्यापारियों का अध्ययन किया था तो वो सदरलैंड है।
तो अमेरिका में बात करेंगे तो अमेरिका में श्वेतवर्षण अपराध की बात जो है सदरलैंड करते हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन से हो जाता है। अगला प्रश्न है, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही का चयन करना है। कौन सी पद्धति है जिसके माध्यम से हम निर्धनता की परिभाषा या निर्धनता के अध्ययन करते हैं? तो कौन सा है ये? विकल्प में है सकारात्मक एवं नकारात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक, निरपेक्ष एवं सापेक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्धनता का मापन दो परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, निरपेक्ष एवं सापेक्ष। यह होता क्या है, अंतर समझते हैं। निरपेक्ष को हम पूर्ण निर्धनता के रूप में देखते हैं। जब हम देखते हैं कि मानव के पास या किसी व्यक्ति के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण निर्धनता या निरपेक्ष निर्धनता, वह निर्धन है। अब दूसरा निरपेक्ष निर्धनता की बात करें, सापेक्ष निर्धनता की बात करें, तो हम तुलना करते हैं कि इससे व्यक्ति क्या है, वह गरीब है या निर्धन है। जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति से एक लखपति व्यक्ति की तुलना करेंगे तो हम कहेंगे इसमें कौन व्यक्ति गरीब है या निर्धन है। तो बेसिक रूप से करोड़पति से लखपति व्यक्ति जो है वो निर्धन माना जाएगा, लेकिन इसमें पूर्ण निर्धनता नहीं है। पूर्ण निर्धनता मतलब हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, किंतु तुलना कर रहे हैं आर्थिक स्थिति के रूप में, उसकी तुलना में दूसरा व्यक्ति क्या है, निर्धन है। तो इसे हम सापेक्ष निर्धनता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, घूस को किसने भ्रष्टाचार की मात्र एक अवस्था माना है? घूस को किसने भ्रष्टाचार की एक अवस्था माना हुआ है? विकल्प में है ब्रुक्स, मार्टजा, ऑस्कर लेविस, स्मॉल। जी हाँ दोस्तों, इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। ब्रुक्स ने जो है भ्रष्टाचार को एक अवस्था माना हुआ है, घूस को भ्रष्टाचार की एक अवस्था माना हुआ है ब्रुक्स ने। तो इस प्रकार से ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार आधार पर होता है? मतलब इन्होंने कहा लाइफ चांस किसके अनुसार आधार पे अंतर किया जाता है? तो आप लोगों को बता दें, मैक्स वेबर ने एक पुस्तक लिखा था क्लास, स्टेटस एवं पावर। यह इनकी अवधारणा में भी आता है, क्लास, स्टेटस एवं पावर। तो क्लास के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक को रखा हुआ है, क्लास के अंतर्गत उन्होंने आर्थिक को रखा हुआ है, स्टेटस के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक को रखा हुआ है, और पावर को ही उन्होंने पार्टी कहा है और वह राजनीतिक के रूप में रखा हुआ है। और यदि हम जीवन अवसरों की बात करें तो यह क्लास यानी आर्थिक को उन्होंने वर्ग के आधार पर विभाजित किया हुआ है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत, निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने दिया है? लोम्ब्रोसो, दुर्खिम, जॉन डोनाल्ड, पॉल ब्रोका। तो दोस्तों निराशा आक्रामकता का सिद्धांत जो है जॉन डोनाल्ड महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉन डोनाल्ड महोदय जो है अमेरिका के विद्वान थे। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता और हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और निराशा की अवस्था में वह क्या होता है, आक्रामक व्यवहार या आपराधिक व्यवहार करने लगता है। तो इसी को उन्होंने कहा था निराशा आक्रामकता का सिद्धांत। यह जो जॉन डोनाल्ड की अवधारणा है। इस प्रकार से यह सी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। अब कथन और कारण से प्रश्न है।
लैंगिक असमानता भारतीय समाज व्यवस्था में अंतर्निहित है। ये बात सही है कि स्त्री और पुरुष में भेद भारतीय समाज में किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लैंगिक असमानता भारतीय समाज में अंतर्निहित है। आर ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कारण क्या लिखा हुआ है, लैंगिक असमानता प्राकृतिक है। यह बात गलत है क्योंकि लैंगिक असमानता जो है अप्राकृतिक होती है। तो इस प्रकार से आर सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा हमारा। सॉरी, आर सही है, ए गलत, हाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है। अपराधी व्यवहार कौन सा व्यवहार, इसमें कुछ व्यवहार लिखे हुए हैं, अपराधी व्यवहार नहीं है ये पूछा है। तो दूसरों की संपत्ति की चोरी, दूसरों की संपत्ति चोरी करना, तो यह तो आपराधिक व्यवहार के अंतर्गत आएगा। राहजनी, मतलब राहजनी का मतलब कि रास्ते में लूटपाट करना, इसे राहजनी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आपराधिक व्यवहार के अंतर्गत आएगा। हत्या और डकैती, यह भी आपराधिक व्यवहार के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन देख लेते हैं। स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना, स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का घायल हो जाना ये आपराधिक व्यवहार नहीं है, ये स्वाभाविक सी क्रिया है। किसी की गलती हो सकती है या व्यक्ति की भी गलती हो सकती थी या स्कूटर चालक की भी गलती हो सकती है, गलती की वजह से हो सकता है दुर्घटना हो गई हो, किंतु यह आपराधिक व्यवहार के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह मिलान करने वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, सूची 2 कोड का प्रयोग करके उत्तर को देना है। तो देखते हैं, जैसे मादक द्रव्य व्यसन, जातिवाद, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन गलत है, ये होगा एड्स, और क्षेत्रवाद, टाइपिंग एरर है, ये एड्स है और उसके बाद क्षेत्रवाद। सूची 2 में है HIV पॉजिटिव, केवल अपने ही क्षेत्र के लिए निष्ठा भावना, अपनी जाति हेतु वफादारी, द्रव्यों का दुरुपयोग या मध्य व्यसन। तो जैसा कि HIV पॉजिटिव एड्स से संबंधित रोग है, और जातिवाद की बात करेंगे तो केवल अपनी जाति में वफादारी, क्षेत्रवाद की बात करेंगे तो अपने क्षेत्र के प्रति निष्ठा, और मादक द्रव्य व्यसन की बात करेंगे द्रव्यों का दुरुपयोग। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद की उपज है। सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की उपज है। फिर आगे दिया हुआ है कि सांप्रदायिकता धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है। तो इसमें भी जो है धर्म सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की उपज है, ये भी बात सही है। धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत बन जाता है जब धार्मिक उन्माद होता है। तो फिर इस प्रकार से इन दोनों विकल्प क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, और यह व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते। कथन है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते। कारण है, शिक्षा में रोजगार के असंख्य अवसरों के द्वार खोल दिया है। शिक्षा से रोजगार के असंख्य अवसरों का द्वार खोल दिया है।
इस कारण से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों विकल्प सही हैं कि यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बेरोजगार नहीं होते हैं, और यह भी सही है कि शिक्षा रोजगार के अनेक अवसरों के द्वार खोल देता है। इसकी वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो है बेरोजगार नहीं होता। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है। लैम्ब्रोसो ने अपराधियों का वर्गीकरण किया हुआ है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। विकल्प में है जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी, पेशेवर अपराधी। तो आप लोगों को बता दें, इटली के अपराध शास्त्री थे, इन्हें अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है लैम्ब्रोसो को, और इन्होंने जो है बताया कि अपराधी जन्मजात होते हैं, और इन्होंने अपराधियों के वर्गीकरण में 3 प्रकार के अपराधियों की बात की हुई है। इन्होंने पेशेवर अपराधी की बात नहीं किया हुआ है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात लैम्ब्रोसो ने जन्मजात अपराधी की बात की है, पागल अपराधी की बात चर्चा की हुई है, आकस्मिक अपराधी की भी चर्चा की हुई है, और पेशेवर अपराधी की बात नहीं की हुई। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर बात करें लैम्ब्रोसो की, तो इन्हें अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है, और इन्होंने यह चूँकि जेल के डॉक्टर थे, जेल में रहने वाले जो कैदी होते थे उनका अध्ययन करते थे और उनकी इलाज करते थे, तो इन्होंने अपराधियों की खोपड़ी का अध्ययन करके बताया कि अपराधियों में जन्म से ही ये गुण पाए जाते हैं, शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपराधी होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जन्मजात अपराधी की अवधारणा को दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था। 30 जनवरी 2006, 2 फरवरी 2006, 15 अगस्त 2006, 2 अक्टूबर 2006। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मनरेगा जो है, इसका नाम पहले नरेगा हुआ करता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता था, और यह जो है 5 सितंबर 2005 को जो है पारित हुआ था। संसद द्वारा यह एक कानून बना था 2005 में, किंतु यह पहली बार जो लागू हुआ था वह 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि 2 फरवरी 2006 को पहली बार जो है नरेगा हुआ करता था, नरेगा लागू हुआ था, और यह 200 जिलों में पहली बार लागू हुआ था। तो यह भी याद रखिएगा कि 200 जिलों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था और इसके अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। अगर सरकार या फिर ग्राम पंचायतें रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती थी, तो फिर क्या होता था, उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाता था। और उसके बाद फिर क्या होता है, इसका नाम 2009 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के नाम पे रखा जाता है। तो यह हो जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो यह भी याद रखिएगा, यह 2009 में इसका जो है नाम परिवर्तित कर करके नरेगा से मनरेगा किया गया था। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज में आरक्षण की बात कर रहा है, जबकि आरक्षण की बात करें तो वह जनजातियों को, अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है 34% से आरक्षण दिया जाता है,
किंतु पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज का उल्लेख जो है 243 अनुच्छेद में किया गया है। इसमें इसी में ही जो है महिलाओं को पंचायती राज में 1/3% आरक्षण की बात की गई है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से पंचायती राज जो है असफल रहा है? तो इसमें है अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन, उपर्युक्त में से सभी। तो आप लोगों को बता दें पंचायती राज के लिए अशिक्षा भी जिम्मेदार है, जातिवाद भी है और सीमित साधन भी है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था? किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को, पंचायती राज को सबसे पहली बार लागू हुआ था? तो आप लोगों को बता दें कि यह नेहरू के समय में 1959 ईस्वी में सबसे पहली बार जो है राजस्थान के नागौर ज़िले से इसको प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से शुरू हुआ था। और अगर हम पंचायती राज के बारे में बात करें तो यह जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और पंचायती राज का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है और इसे त्रिस्तरीय बनाया गया है। और इसकी त्रिस्तरीय के लिए जो है बृहन्मराय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। तो यह बात सही है कि भारतीय राजनीति की वजह से राजनीति को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसके साथ अगला है कारण है, जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। यह भी बात सही है कि जातिवाद जो है वोट बैंक में हासिल करने का एक माध्यम रहा है। इसकी वजह से भारतीय राजनीति में जातिवाद एक अपरिहार्य संतान है। तो इस प्रकार से यह कारण, कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेड्यूल कास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रकाश में आया। शेड्यूल कास्ट शब्द जो है सर्वप्रथम प्रकाश में कब आया था? तो साइमन कमीशन 1935 में शेड्यूल कास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जात के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है? क्या टिप्पणी की है? परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। किस समाजशास्त्री ने यह टिप्पणी किया कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं? के.एम. कपाडिया, ए.आर. देसाई, टी.बी. बोटोमोर, एस.सी. दुबे। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें ये जो है कोटेशन जो है के.एम. कपाडिया है। इन्होंने ही कहा था कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। अगर के.एम. कपाडिया से और भी बनने वाले प्रश्नों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। और एक और भी कोटेशन है इनका, संयुक्त परिवार संकट में है। और संयुक्त परिवार को पीढ़ियों की गहराई वाला इन्होंने बताया है।
और इनकी पुस्तक की बात करें, यह भी बार बार पूछा जाता है, मिलान करने वाले में तो अक्सर पूछ दिया जाता है। मैरिज फैमिली इन किनशिप इनकी पुस्तक है, और हिंदू किनशिप एक पुस्तक है। तो दो पुस्तकें इनकी बार बार मिलान करने में आता रहता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैरिज फैमिली एंड किनशिप, दूसरी पुस्तक है हिंदू किनशिप। तो KM कपाडिया से यह भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1998 में, 2000 में, 1999 में या 2001 में? तो यह योजना जो है 1999 में लागू की गई थी। तो इस प्रकार से C ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट की 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पूर्ण होती है। यदि आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। यदि कोई आप लोगों को इन प्रश्नों में समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।